हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर टॉप इन स्टडी। तो हम अपने आगे की स्टडी ऑन रखते हैं, तो हम अपना आगे का पढ़ते हैं। हमने मंगोल चंगेज खान तक पढ़ा था कि मुगल्स को मुगल क्यों नहीं पसंद है ना। और बाबर और इब्राहिम लोदी की युद्ध के बारे में पढ़ा था हमने, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तब हम आगे के पढ़ते हैं। तो बाबर के पिता का नाम उमेर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम। जो बाबर के पिता थे वो तैमूर के वंशज थे, और जो बाबर की माता थी वो मंगोल मतलब चंगेज खान के वंशज की थी। बाबर तुर्की बोलता था। उसने मंगोलों का मजाक बनाया था, मतलब मंगोलों को बेकार बताता था, उनका मजाक उड़ाता था। 16वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने इन शासकों का वर्णन के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया था। जो ये मुगल शब्द है वो अंग्रेजों के द्वारा आया है। अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था मुगल। तभी से मुगल शब्द लगातार प्रयोग होता रहा है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का युवा नायक मोगली का नाम भी इसी से उत्पन्न हुआ है। जो मोगली नाम है ये भी कहीं ना कहीं मंगोल से ही उत्पन्न हुआ है। एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जंगल बुक किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1556 में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा की गई। बाबर मध्य एशिया में फरगान से उसके प्रांतीयवादी उज्बेक ने बाबर को वहां से भगा दिया पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद बाबर काबिल में स्थापित हुआ। उसके बाद वह भारतीय उपमहाद्वीप के और आगे बढ़ा। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक चला था। डेट याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर थे। इसमें बाबर जीता। बाबर द्वारा इसमें तोप का प्रयोग किया गया था। बाबर के बाद नसरुद्दीन हुमायूं आया। इसका शासनकाल 1530 से 40 और 1555 से 56 तक चला। इसकी दो डेट इसलिए है क्योंकि अफगान नेता के शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जब पराजित किया तो वो जो हुमायूं ईरान से भाग गया। उसके बाद उसको वहाँ से उसके जो शासन के लोग हैं उन्होंने उसको खत के द्वारा किसी के द्वारा उसको ये खबर पहुंचाई थी कि तुम्हारे देश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, सब कुछ अर्थव्यवस्था सब कुछ बिगड़ गई है। तो फिर हुमायूं अपने शासन में दोबारा आया ईरान में। उसने 1555 में हुमायूं ने सूर को पराजित किया, लेकिन एक वर्ष में ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद अकबर आया। जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल था। अकबर ने अपने समाज को विस्तार किया, मजबूत बनाया और समृद्ध राज्य बनाया था उन्होंने। इसका साम्राज्य हिंदकुश पर्वत तक फैला गया। अकबर ने ईरान के सफाफी और तुरान के उज्बेक को विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखा। अकबर के बाद जहांगीर आया, जिनका शासनकाल 1605 से 27 चला। उसके बाद शाहजहाँ आया, उनका शासनकाल 1628 से 58 तक चला। उसके बाद औरंगजेब आया, जिसका शासनकाल 1658 टू 1707 तक चला। और ये शासनकाल जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो शासनकाल थे ये मजबूत शासनकाल माना गया है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्तियाँ घटने लगी। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे राजधानी नगरों में क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार होने लगा। 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। अब हम पढ़ेंगे इतिवृत्त का मतलब क्या होता है। इतिवृत्त इतिहास के वित्त वह लेख जिनसे किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता लगता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं। पांडुलिपियाँ का मतलब होता है हाथों से लिखा हुआ कोई भी, जैसे हम हाथों से कुछ भी लिखते हैं, अखबार, पेपर, जो भी उस समय हाथों से लिखे हुए, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखी जाती थी हाथों से? उनकी दरबारी जो दरबार पे वो अपना लिखवाते थे। तो वो मुगल साम्राज्य के सभी इतिहास पांडुलिपियों में ही लिखी गई है और उसी के रूप में भी हमें मिली हैं। अब हम पांडुलिपियों के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। वे सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते हैं पांडुलिपियाँ कहलाते हैं। मुगल राजाओं द्वारा कई इतिवृत्त तैयार करवाए गए हैं।
इतिहास मतलब इन इतिवृत्त की रचना मुगल राजाओं द्वारा इसलिए करवाई गई ताकि आने वाली पीढ़ियों को मुगल शासन के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें अपनी शासन करने में आसानी हो। इन सभी इतिवृत्त से मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ मुख्य इतिवृत्त हैं जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा। अब हम पढ़ते हैं इतिवृत्त की रचना। इतिवृत्त की रचना कैसे की जाती है? लेखक होते हैं, इसमें बहुत से लोग होते हैं, लेखन शैली होती हैं, बहुत लोग का हाथ होता है इसमें। लेखक मुगल काल में इतिवृत्त की रचना के लिए कुछ लेखकों को नियुक्त किया गया था। इन लेखकों की दरबारी लेखक कहा जाता है। इन लेखकों को दरबारी लेखक भी कहा जाता है। इन सभी इतिवृत्त की रचना इन्हीं दरबारी लेखकों द्वारा की गई। उसके बाद लेखक होते हैं, फिर शैली होती है। मुगल इतिवृत्त की रचना राजा का केंद्र में रखकर की जाती है। जो उनका इतिहास लिखा जाता है उसको जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु हम होता है ना कि हम एक टॉपिक होता है कि हाँ इसी टॉपिक पे हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है, तो वैसे ही वो जो उनका इतिहास था वो एक केंद्र बिंदु पे लिखा जाता था। वो केंद्र बिंदु क्या था? राजा। वहाँ पर सिर्फ राजा के बारे में ही लिखा जाता था। इतिवृत्त के अंदर लिखी सभी बातें राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती थी। साथ ही साथ इनमें शाही परिवार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था और दरबारी आदि की जानकारी भी दी गई थी। साथ ही साथ मतलब जैसे होता है ना कि राजा के बारे में अगर लिखा जाता है, जैसे हम पिक्चर देखते हैं है ना, तो उसमें क्या होता है उसके वो हीरो ही नहीं होता है ना, उसमें भी तो उसका परिवार सब कुछ दिखाया जाता है, उसका फ्रेंड। तो यही है, जो राजा है, राजा के परिवार को भी इसमें बताया गया है और अभिजात वर्ग को के बारे में बताया गया है और प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी वो बताई गई है। ठीक है, ये सब बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं लेखन शैली। वहाँ की लेखन शैली कैसी थी? वहाँ की लेखन शैली थी नास्तलिक शैली। ठीक है, याद रखिएगा, नास्तलिक शैली बहुत सिंपल है, याद रखोगे। इन इतिवृत्तों की रचना नास्तलिक शैली में की जाती थी। अकबर की ये शैली अत्यंत पसंद थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो चाहे तो आप इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नोट्स बहुत काम के हैं, आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि मैंने बहुत सिंपल में लिखा है कि हाँ बच्चे अगर पढ़े तो समझ जाइए वो ना, क्योंकि जब मैं भी हूँ मेरे को भी समझने में ईजी हो, आपको भी, दैट्स वाई। जो इन इतिवृत्त की रचनाएं, जो इसकी शैली है नास्तलिक, ठीक है, ये अकबर की मनपसंद शैली थी। अकबर को ये बहुत पसंद थी। इस शैली में लिखने वाले व्यक्ति को सुलेखक कहा जाता है। जो नास्तलिक शैली का प्रयोग करता था लिखने में, उसको सुलेखक भी कहा जाता है। इस शैली में लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। लंबे सपाट मतलब उसका पेज ना कुछ ऐसा था, ऐसा लंबा सपाट सा, और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता था, ऐसे उर्दू में लिखा जाता था ऐसे। ठीक है, मतलब ना सीधा ना ऐसे, ऐसे लिखा जाता था। इस शैली में लंबे सपाट परवाही ढंग से लिखा जाता था, मतलब कोई ढंग नहीं था इसका लिखने का। ठीक है, लिखने के लिए 10 मिलीमीटर की नोक वाला सरकंडे का प्रयोग किया जाता था, उस कलम कहते थे। आज के ज़माने में क्या है कि हम ऐसे पेन यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन उस टाइम तो ऐसे पेन नहीं बने होंगे, तो लोग कैसा पेन यूज़ करते थे? जो ऐसे लकड़ी का बना होता है वो सरकंडे का, और यहाँ पे एक छेद किया जाता है, यहाँ पर छेद किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो लोग जब स्याही में डुबाए इसमें, तो यहाँ पे स्याही थोड़ी लग जाए, उनको लिखने में आसानी हो, उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है। ठीक है, लिखने के लिए इस कलम की स्याही डुबाकर लिखा जाता था। इसकी नोक के बीच में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता था ताकि ये कलम आसानी से स्याही को सोख ले। और उसके बाद भाषा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब बाबर था तो उस टाइम की अलग भाषा थी, अकबर आया उस टाइम की भाषा बदल गई, तो हम पढ़ते हैं। मुगल काल के शुरुआती दौर में बाबर को तुर्की भाषा को महत्व दिया, क्योंकि बाबर ने तुर्की भाषा को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उसे तुर्की ही पसंद थी भाषा। बाबर ने अपनी सारी कविताएं एवं संस्मरण तुर्की भाषा में ही लिखवाया। बाबरनामा की रचना भी तुर्की भाषा में ही की गई। अकबर
अकबर ने फ़ारसी भाषा को दरबार का मुख्य भाषा बनाया। फ़ारसी भाषा को उसने मुख्य भाषा क्यों बनाई? क्योंकि उसको वो भाषा अत्यंत पसंद थी। वे सभी लोग जिनकी फ़ारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी उन्हें दरबार में ऊंचे स्थान दिए। पूरे शाही परिवार एवं दरबार के मुख्य सदस्य सभी फ़ारसी भाषा का उपयोग किया करते थे। धीरे धीरे राज्य की मुख्य भाषा फ़ारसी बन गई एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होने लगा। अकबरनामा की रचना फ़ारसी भाषा में ही की गई। अकबर ने बाबरनामा को अनुवाद भी फ़ारसी भाषा में करवाया। जो बाबर ने तुर्की भाषा में अपना लिखवाया था अनुवाद, उसको इन्होंने क्या करा, बदल के फ़ारसी भाषा में लिखवाया। मुगल बादशाहों ने संस्कृत ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण के अनुवाद फ़ारसी भाषा में करने का आदेश भी दिया। जैसे हमारे संस्कृत ग्रंथ होते रामायण महाभारत, तो इनने क्या किया, अकबर ने उसको भी फ़ारसी भाषा में बदलवा दिया। महाभारत को फ़ारसी में अनुवाद करके उसका नाम, जैसे कि होता है अब इसको हिंदी में हम महाभारत बोलते हैं, अगर हम इसको उर्दू में बोले तो ये कुछ और बोला जाएगा। इंग्लिश में बोले महाभारत को, इसका तो वर्ड अलग होगा। तो वैसे ही इसको जब फ़ारसी भाषा में महाभारत का नाम लिखा गया तो महाभारत का फ़ारसी में नाम था रजनाम, युद्धों की पुस्तक रखा गया। इस दौर ने कुछ हिंदी भाषाई लोगों भी थे। जब इन हिंदी भाषा लोग और फ़ारसी भाषा लोगों को बीच संवाद हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के शब्दों को अपनाया, जिससे एक नई भाषा उर्दू का उदय हुआ। अब होता है ना कि उर्दू का उदय कैसे हुआ, तो जब फ़ारसी भाषा और हिंदी भाषा को मिलाया तब उर्दू का उदय हुआ, तब उर्दू भाषा बना। ठीक है। रचना, इसकी रचना कैसे की जाती थी? मुगल काल में सभी इतिवृत्त की रचना हाथों से की जाती थी। इतिवृत्त मतलब होता है इतिहास, जो हम इतिहास लिखते हैं उसकी रचना हाथों से की गई थी। इनका निर्माण शाही किताब खानों में किया जाता था। अब ये किताब खाना से मतलब लाइब्रेरी का नहीं है, किताब खाने का मतलब है जहाँ किताबें लिखी जाती थी, जहाँ बुकें मतलब जो भी इनकी बुकें हैं वो बनती थी, उसे कहते हैं किताब खाना। ठीक है। तो वो इसका जो निर्माण है शाही किताब में किया जाता था। यहीं पर इन किताबों को संग्रहित करके रखा जाता था, वहीं पे लिखा जाता था और वहीं पे रखा जाता था इसको। इन इतिवृत्त की रचना अनेक लोगों द्वारा मिलकर की जाती थी। अब एक इंसान तो मिल करेगा नहीं ना, एक बुक की रचना तो बहुत लोग करते हैं। तो वैसी जैसे अभी हम अपने प्रेजेंट की बात कर ले तो हमारे में भी हमारी जो कॉपियाँ हैं वो बहुत लोग मेहनत करते हैं उसको बनाने में, है ना। कागज़ बनाने वाले पेज तैयार करने के लिए, फिर कोफतकार पुष्ट चमकाने के लिए, चित्रकार चित्र रचने के लिए, लिखने के लिए बहुत लोग का उपयोग होता है इसमें। एक पांडुलिपि तैयार करने में कई वर्ष का समय एवं अनेक लोगों की मेहनत लगती थी, परंतु इस पांडुलिपियों का निर्माण के श्रेय सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया जाता था। उदाहरण के लिए चित्रकार और सुलेखक को समाज में सम्मान एवं पुरस्कार मिलते थे। सुलेखक गाइस मैं फिर से बता देती हूँ, आपको डाउट ना हो, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सुलेखक का मतलब होता है जो नास्तलिक भाषा लिखते थे। ठीक है, उनको सुलेखक कहा जाता था। जो नास्तलिक भाषा, जो फ़ारसी, हम फ़ारसी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, फ़ारसी भाषा जो लिखता था उसे हम कहते हैं सुलेखक। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, चित्रकार और सुलेखक को ही उपहार दिया जाता था, इन्हीं को सम्मान दिया जाता था। जबकि कागज़ बनाने वाले एवं जल्दसाज जैसे कारीगरों को कोई खास सम्मान नहीं मिलता था। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक लेके। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।